Hello everyone. Now this is the time to continue our chapter 9, strategies for enhancement in food production. Okay, and this is for class 12th students. In our previous class we were discussing about animal breeding और उसी एनिमल ब्रीडिंग वाले टॉपिक में एक और लास्ट हेडिंग बचा है जिसका है नाम मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में मोइट MOET भी कहते हैं। चलिए इसको जानते हैं पहले। एनिमल ब्रीडिंग का ये टॉपिक है लास्ट। इट इज़ मीन्ट टू इम्प्रूव द हर्ड। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो उस कैटल की, उन जानवरों की, उन एनिमल्स की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है ताकि उनकी रेस, उनकी वैरायटी में इम्प्रूवमेंट ला सके। अब इसका तरीका क्या है देखिए। प्रोसीजर इज ए काउ इज एडमिनिस्टर्ड विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH like hormone which induces follicular maturation resulting in superovulation, that is produce 6 to 8 eggs at the same time। यानी इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे हार्मोन्स हैं, FSH जैसे हार्मोन्स को इस गाय को दिया जाता है आर्टिफिशियली, और उसके इंडक्शन से जो फॉलिकल्स हैं गाय के शरीर के, जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकुलर मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। और फॉलिकल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये गाय एक बार में 6 से 8 तक अंडे देने के लिए कैपेबल हो जाती है, और इसी कंडीशन को हम सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सुपर ओव्यूलेशन यानी जब गाय को FSH जैसे हार्मोन्स के इंजेक्शन से, उसके इफ़ेक्ट से हम 6 से 8 अंडे तक प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल बना देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सुपर ओव्यूलेशन in which a cow can produce 6 to 8 eggs at the same time। Okay, then second is the cow is either mated with the elite bull or artificially inseminated। अब इस गाय को या तो हम बुल के साथ मेटिंग करा दें, बुल के साथ इनका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करा दें, या उसके सीमेन को इस गाय के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दें। तो ये दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, आइदर थ्रू देयर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और एक्चुअल मीटिंग, और बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, देन 8 to 32 celled embryos are recovered non-surgically and introduced into surrogate mothers। और जब ज़ाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है तो 8 से 32 सेल की स्टेज तक के एम्ब्रियोज, 8 सेल से लेकर 32 सेल तक के एम्ब्रियोज के जो सेल तक के जो एम्ब्रियोज हैं उनको हम बिना सर्जरी किए, नॉन सर्जिकली हम वहाँ उस काऊ के शरीर से रिमूव कर लेते हैं, और फिर उनको हम एक दूसरी सरोगेट मदर में, उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसी काऊ, दूसरे काऊ के बॉडी में, या एक्चुअल मीटिंग किसी और काऊ के साथ, और फिर वहाँ से जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब ज़ाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है, तो एम्ब्रियो की 8 सेल से लेकर 32 सेल तक की स्टेज के दौरान उसको वहाँ उस काऊ के शरीर से नॉन सर्जिकली निकाल कर, रिमूव करके हम दूसरी सरोगेट मदर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। तो जो ओरिजिनल काऊ थी, जो ओरिजिनल मदर है, वो अब एक सुपर ओव्यूलेशन की एक और नए दूसरे राउंड के लिए अवेलेबल हो जाती है, फ्री हो जाती है। यानी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जो कंप्लीट गेस्टेशन पीरियड है, जो फुल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो ड्यूरेशन है, वो किसी और सरोगेट मदर के शरीर में कराया जाता है। राइट, तो इससे जो ओरिजिनल जेनेटिक मदर है वो फिर से दोबारा एक नए सुपर ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाती है और फ्री हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। सो हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स
of cows and high meat yielding bulls have been successfully obtained by Moit. तो बहुत अच्छी वैरायटी में, बहुत अच्छी मात्रा में दूध देने वाली गायों की ब्रीड और बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी में मीट देने वाले बैलों का जो एक प्रोडक्शन है वो हम इस मॉइट के ज़रिए, इस टेक्निक के ज़रिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर चुके हैं, सक्सेसफुली किया जा चुका है। तो जिसमें हमने देखा कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सुपर ओव्यूलेशन में भी वही बात है कि एक बार में 4 से 6 तक जो एग्स है वो मदर दे सकती है, 6 से 8 तक एग्स, और उसके बाद फिर उस ओव्यूलेशन को कराने के बाद उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कराया गया और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके लिए फर्दर उस मदर को फ्री करके किसी और सरोगेट मदर में वो एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो गाइस, दिस इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, राइट। तो ये तो बात हुई एनिमल्स की। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बड़े टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग की तरफ। हमारा अगला बड़ा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि यही टेक्निक्स प्लांट्स में भी अप्लाई की जाती हैं। प्लांट की जो रेस है, प्लांट की जो स्पीसीज़ है, जो वैराइटीज़ है, उनकी भी ब्रीडिंग को एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, प्लांट ब्रीडिंग में पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स विच आर बेटर suited for cultivation, give better yields and are disease resistant is known as plant breeding. तो प्लांट स्पीसीज में उद्देश्यपरक मैनिपुलेशन यानी बदलाव, फेरबदल, है ना। प्लांट स्पीसीज में एक पर्पस के साथ, एक एम के साथ जब हम मैनिपुलेशन करते हैं उनकी स्पीसीज के अंदर, जिससे कि हम कुछ ऐसी प्लांट वैराइटीज़ को, कुछ ऐसे प्लांट टाइप्स को हम डेवलप कर सकें जो कि डिज़ायर्ड हों, जिनमें कल्टीवेशन के लिए बेटर सूटेबल कंडीशंस पाई जाएं, जो बेटर यील्ड दे सकें और जो साथ ही साथ डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हों। तो इस तरीके के प्लांट की वैराइटीज़ को ऑब्टेन करने के पर्पज़ से जो मैनिपुलेशन किए जाते हैं प्लांट स्पीसीज़ में, जो चेंजेस किए जाते हैं, वो सब प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत आते हैं। ओके, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल और क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग हैज़ बीन इन यूज़ फ्रॉम अबाउट 9,000 to 11,000 ईयर्स एगो। और परंपरागत रूप से जो प्लांट ब्रीडिंग की जो तरीके हैं, जो कल्टीवेशन है, वो करीब 9,000 से 11,000 साल पहले से होता आ रहा है। ये सब हम लोग करते चले आ रहे हैं। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग methods involve hybridization of pure lines to get plants with desirable features. अब जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनमें भी प्लांट्स की जो वैराइटीज़ हैं उनके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन को इन्वॉल्व करते हैं और उन प्योर लाइन के हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो प्रोजेनीज डेवलप होती हैं वो डिज़ायरेबल फीचर्स वाली होती हैं। तो ये कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग का एक पार्ट है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, डिज़ायरेबल फीचर्स प्राप्त किए जाते हैं न्यू प्रोजेनी के प्लांट्स में। अब कैरेक्टर्स विच आर डिज़ायर्ड बाय ब्रीडर्स इन ए क्रॉप प्लांट आर, किसी भी क्रॉप प्लांट में, किसी भी प्लांट वैरायटी में कोई भी ब्रीडर किस प्रकार के कैरेक्टर्स की उम्मीद करता है, किस प्रकार के कैरेक्टर्स की एक इच्छा करता है, वो ये है। पहली चीज़ तो इंक्रीज क्रॉप यील्ड, कि जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ी हुई होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फसल पैदा हो। दूसरा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो, है ना। तो जो क्रॉप प्लांट हम डेवलप कर रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आए। नेक्स्ट है इंक्रीज टॉलरेंस और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। तो जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो बदलाव आते हैं टाइम टू टाइम, उनके लिए भी उन प्लांट वैराइटीज़ का जो टॉलरेंस हो वो बढ़ा हुआ हो। यानी मेहनत हम खूब अच्छी कर रहे हैं, क्रॉप यील्ड उसकी अच्छी हो सकती है, लेकिन वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए, एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं उनके लिए अगर वो टॉलरेंट नहीं है तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए
उन प्लांट्स को हमें एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, एनवायरमेंटल जो शॉक्स हैं, जो सडन चेंजेस हैं, उनके लिए भी हमें उसको रेजिस्टेंट और टॉलरेंट बनाना होगा। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस लाइक वायरसेस, फंगी एंड बैक्टीरिया। और जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ पैदा करते हैं, जो उनको बीमार करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे पैथोजेंस के लिए भी हमारे प्लांट्स रेजिस्टेंट हों, यानी उनमें जल्दी से बीमारी भी ना लगे, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो जाए। और एक और है इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट्स। और जो कीड़े मकोड़े जो फसलों को खा देते हैं, ख़राब कर देते हैं, खा चाट के बर्बाद कर देते हैं, उनके लिए भी हमारी इस नई क्रॉप प्लांट्स में, क्रॉप यील्ड में टॉलरेंस पाई जाए। तो इन कैरेक्टर्स की हर ब्रीडर एक एक्सपेक्टेशन रखता है, उम्मीद करता है कि क्रॉप यील्ड अच्छी हो, उसकी क्वालिटी बढ़िया हो, एनवायरमेंटल चेंजेस के, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के लिए वो टॉलरेंट हो, पैथोजेंस के लिए वो रेजिस्टेंट बने, डिजीज रेजिस्टेंट बने, और इंसेक्ट और पेस्ट्स के द्वारा भी उनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स, molecular biology and tissue culture has helped in plant breeding processes in getting the desired plant types। अब जो टेक्निक्स हैं, एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स, अब जानते हैं जेनेटिक्स मीन्स जिसमें हम साइंस की वो ब्रांच जिसमें हेरिडेटरी कैरेक्टर्स के बारे में और जो जेनेटिक फीचर्स के बारे में, हम इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स में एडवांसमेंट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एडवांसमेंट, और टिश्यू कल्चर जिसको कि माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है, इन सब में एडवांसमेंट की वजह से प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेसेस को हमें बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्प मिली है, और जो डिज़ायर्ड प्लांट टाइप्स हैं उनकी प्राप्ति में भी हमें काफ़ी सहायता मिली है। तो जब से जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और टिश्यू कल्चर में एडवांसमेंट किया गया है, इनको और अच्छा बेहतर बनाया गया है, तब से डिज़ायर्ड प्लांट टाइप्स को प्राप्त करने में, हमारे मनचाहे पौधों की वैरायटीज़ को प्राप्त करने में, प्लांट ब्रीडिंग में हमें काफ़ी अच्छी सहायता मिली है। मेन स्टेप्स इन ब्रीडिंग न्यू जेनेटिक वैरायटीज़ आर। अब नई जेनेटिक वैरायटीज़ को ब्रीड कराने में क्या क्या मुख्य कदम उठाए जाते हैं। पहला काम होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, क्योंकि जेनेटिक वैरायटीज़ को अगर हमें डेवलप करना है, प्राप्त करना है, तो वेरिएबिलिटी का कलेक्शन किया जाता है सबसे पहले, कि अलग अलग वैरायटीज़ के जो प्लांट्स हैं उनकी वैरायटीज़ कलेक्ट की जाती हैं। देन इवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फिर उनमें इवेल्यूएशन किया जाता है जो भी हमने कलेक्ट किए हैं, उन कलेक्शन में इवेल्यूएशन के बाद जो पेरेंट्स होंगे जिनके बीच में हमें एक्चुअल वो क्रॉस करानी है, उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनको छांटा जाता है कि किस किस के बीच में क्रॉस कराना सही रहेगा। देन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेलेक्टेड प्लांट्स, और फिर उन सेलेक्टेड पेरेंट्स में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, ओके, क्योंकि वो अलग अलग वेराइटीज़ के हैं, राइट। देन सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, अब फिर उनकी क्रॉसिंग के बाद, उनके क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो प्रोजेनीज बनी, जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हुए, उनमें फिर सुपीरियर जो क्वालिटी है, जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स हैं, उनको छांटा जाता है, ठीक। देन टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स, और फिर उन सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को छांट कर, उनको सेलेक्ट करके फिर उनकी टेस्टिंग की जाती है, उनको रिलीज़ किया जाता है, और नए कल्टीवर्स के लिए उनका कमर्शियलाइजेशन कर लिया जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग में इस तरीके से हम एक बेहतर वैरायटी को प्राप्त कर सकते हैं, और प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए ही कुछ एडवांसमेंट, कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स करके हम और भी बेहतर क्वालिटीज़ और इतने सारे जो फीचर्स हमने देखे, जो भी हर ब्रीडर एक्सपेक्ट करता है, डिज़ायर रखता है, उनको हम डेवलप कराने में सफल होते हैं। ओके, चलिए अब इन सभी स्टेप्स को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये आखिर किस तरीके से कैरी आउट किए जाते हैं। सो पहला स्टेप आता है इसमें कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का कलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी
इज द बेसिस ऑफ ऑल द ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है सभी प्रकार के ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की एक मूलभूत आधार है, एक मूलभूत आवश्यकता है। तो सभी प्रकार के ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की जो मेन आधारशिला है, जो मुख्य आधार है, वो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी उनके जीन्स में वेरिएशन, राइट। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द सेलेक्टेड एंड evaluated wild varieties, species and relatives of the cultivated species is essentially required. Collection and preservation of all the selected and evaluated wild varieties or species and relatives of the cultivated species is essentially required। यानी जो भी वैरायटीज़ हमने सेलेक्ट की हैं और जो इवेल्युएट की गई हैं, उनके स्पीसीज़ के, उनके रिलेटिव्स के कलेक्शन और प्रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है, ये बहुत आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। यानी जितने भी प्लांट्स, वाइल्ड वैरायटीज़ जो सेलेक्ट की गई हैं, जो इवेल्युएट करके छांटी गई हैं, और जितने भी स्पीसीज़ हैं या जो उनके रिलेटिव्स हैं ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीसीज़, कल्टिवेटेड स्पीसीज़ के जो रिलेटिव्स हैं, उन सब का सिलेक्शन, उनको कलेक्ट करना और उनको प्रिजर्व करना अत्यंत आवश्यक है। देन द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड्स possessing all the genes and alleles of a given crop is known as germplasm collection। और ये पूरा प्लांट्स का या सीड्स का, जिनमें सभी प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं और एलील्स पाए जाते हैं, जीन्स के एलील्स भी पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में, तो इनका जो कलेक्शन है, इनका जो संपूर्ण संग्रह है, ये हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन के नाम से जानते हैं। यानी अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन एक्चुअली इस प्रकार के प्लांट्स या इस प्रकार के सीड्स का एक एंटायर कलेक्शन है, जिसमें सभी प्रकार के जीन्स और उनके एलील्स मौजूद होते हैं, जिस फसल के बारे में हमें वो कल्टीवेशन करना है या जिस फसल को हमें आगे ग्रो कराना चाहते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद ओल्ड वेराइटीज़ आर बीइंग लॉस्ट ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब जो पुरानी वेराइटीज़ हैं वो कई कारणों से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। देयर जर्म प्लाज्म कैन बी रेस्टोर्ड। तो जो पुरानी वेराइटीज़ हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो उनके जर्म प्लाज्म को हमें स्टोर करना चाहिए और उनके जर्म प्लाज्म को स्टोर किया जाता है। ओके, तो ये तो हुआ बात कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी की, कि जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन है, यानी किसी भी गिवन क्रॉप के ऐसे प्लांट्स या ऐसे सीड्स को एंटायरली कलेक्ट करना जिसमें उसके सारे जीन्स और एलील्स मौजूद हों, तो ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में फर्स्ट पॉइंट है, जर्म प्लाज्म इज कलेक्टेड and evaluated to select parents according to the desirable characters they possess। यानी जर्म प्लाज्म जो कलेक्ट किया जाता है और जो इवेल्युएट किया जाता है, वो पेरेंट्स को छांटने के लिए, पेरेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए इसलिए किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिज़ायरेबल करेक्टर्स दे पोजेस, कि जिस प्रकार के करेक्टर्स, जिस प्रकार के फीचर्स हम उसमें उम्मीद करते हैं, जिस प्रकार के डिज़ायरेबल करेक्टर्स वो प्लांट्स रखते हैं, तो उनके जर्म प्लाज्म को इसी बेसिस पर कलेक्ट किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। तो जर्म प्लाज्म के कलेक्शन के बाद उसका कलेक्शन और उसका इवेल्यूशन इसलिए किया जाता है ताकि डिज़ायरेबल करेक्टर्स को पोजेस करने वाले, डिज़ायरेबल करेक्टर्स को रखने वाले पेरेंट्स को हम सेलेक्ट कर सकें, ठीक। देन the selected plants are multiplied
बाई हाइब्रिडाइजेशन, और फिर उन सेलेक्टेड प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाता है, जिससे कि उनकी संख्या बढ़ जाती है या उसको एक बड़े हुए संख्या में, बड़े हुए नंबर में हम ऑब्टेन कर लेते हैं बाय देयर म्यूचुअल हाइब्रिडाइजेशन। प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड बाय रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन wherever desirable, required and possible, और प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड बाय रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को अगर हम बार बार रिपीट कराते जाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन को रिपीट कराने से जो प्योर ब्रीड्स हैं, जो प्योर लाइन्स हैं, वो प्राप्त की जा सकती हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो किया जाता है जब कभी भी वेरेवर दे आर रिक्वायर्ड और डिज़ायरेबल एंड पॉसिबल। तो जहाँ कहीं भी ये संभव हो, ज़रूरत हो और उम्मीद की जा रही हो, उम्मीद हो, तो ऐसी सभी कंडीशंस में सेल्फ पॉलिनेशन को रिपीट करके हम प्योर लाइन्स ऑब्टेन कर लेते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें एक अगला थर्ड स्टेप जो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट्स। अब जो पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन की क्या प्रक्रिया है, देखिए। सेलेक्टेड पेरेंट्स आर देन हाइब्रिडाइज्ड टू ऑब्टेन हाइब्रिड्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कराया गया है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो जिन पेरेंट्स को हमने सेलेक्ट किया था उनके हाइब्रिडाइजेशन को करा के, उनके हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट करके हम ऐसे हाइब्रिड्स को प्राप्त करते हैं जिनके अंदर माता पिता यानी दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, है ना, क्योंकि ये हाइब्रिड्स हैं तो इनके अंदर जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी ब्लेंडिंग पाई जाएगी। तो इस प्रकार के हाइब्रिड्स को ऑब्टेन किया जाता है इन पेरेंट्स की क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के जरिए, और जिनके अंदर दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन इज टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, एंड हाइब्रिड्स ऑब्टेन्ड मे नॉट ऑलवेज शो द डिजायर्ड फीचर्स। और जो हाइब्रिड्स ऑब्टेन किए जाते हैं इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के जरिए, हो सकता है कि वो हर बार हमारे इच्छा अनुसार हमारे डिजायर्ड फीचर्स को पोजेस ना करते हों। तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि जो प्लांट्स हमने हाइब्रिड कराए हैं, उनसे जो प्रोजेनीज डेवलप हुई हैं, उनके अंदर हमारे सारे डिजायरेबल फीचर्स मौजूद हों, ठीक है ना। और ये साथ ही साथ ये हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में ही थोड़ा सा थकाने वाली और थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लेने वाली प्रोसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। अब जो भी हाइब्रिड्स बनते हैं, सो प्लांट्स विद डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड प्रोजेनी। तो जो भी प्रोजेनी है, जो भी हाइब्रिड प्रोजेनी क्रिएट हुई है, डेवलप हुई है, उनके क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनमें से डिजायर्ड कॉम्बिनेशन वाले प्लांट्स को या उनकी ब्रीड्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, छांट लेते हैं। तो जो प्रोजेनी, हाइब्रिड प्रोजेनी जो डेवलप हुई, उनके अंदर कैरेक्टर्स का जो डिजायर्ड कॉम्बिनेशन मौजूद होता है जिन जिन के अंदर, उन हाइब्रिड्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, छांट लेते हैं। देन सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। और ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव को सफल बनाने के लिए, उसकी सफलता के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये थोड़ा सा जटिल है, क्रूशियल कंडीशन है, जटिल अवस्था है, जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, उसको एकम्प्लिश करने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इस प्रक्रिया के जरिए द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर सुपीरियर टू द पेरेंट्स शोइंग हाइब्रिड विगर यानी हेटेरोसिस। तो ये जो प्रोजेनीज डेवलप हो रही हैं, ये जो प्लांट्स, ये जो हाइब्रिड डेवलप हुए हैं, इस प्रकार के हाइब्रिड्स अपने पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, जिनके अंदर हाइब्रिड विगर देखने को मिलता है।
हाइब्रिड विगर मीन्स हेटेरोसिस, यानी दे आर डिफरेंट एंड दे आर सुपीरियर टू देयर पेरेंट्स। ओके, तो हाइब्रिड्स जो हैं प्रोजेनी वाले, ऑफस्प्रिंग वाले, ये अपने पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और इनमें हाइब्रिड विगर यानी हाइब्रिड की जो प्रचुरता है, बहुतायत है, वो देखने को मिलती है। सो दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशंस टिल दे शो होमोजाइगोसिटी विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस प्योर लाइन क्रॉप प्लांट। तो इस प्रकार के हाइब्रिड प्लांट्स में, हाइब्रिड वैरायटीज़ में हमें कई जनरेशन्स तक उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ता है, जब तक कि वो होमोजाइगोसिटी शो नहीं करते, यानी जब तक कि उनके जो गैमीट्स हैं वो एक जैसे यानी सिमिलर नहीं आने लगते। तो इसीलिए हमें बार बार कई जनरेशन्स तक सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ता है, और इस सेल्फ पॉलिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें उस क्रॉप प्लांट की जो प्योर वैरायटी है, जो प्योर लाइन है, वो प्राप्त करनी होती है। तो किसी भी क्रॉप प्लांट की प्योर लाइन को ऑब्टेन करने के लिए, प्योर वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए, अचीव करने के लिए इस प्रकार के हाइब्रिड प्लांट्स में हमें कई जनरेशन्स तक सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ता है, जब तक कि उनके अंदर होमोजाइगोसिटी यानी सिमिलर टाइप के जो गैमीट्स हैं वो नज़र नहीं आते। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपने इस प्रक्रिया के लास्ट स्टेप पे। इसके बाद क्या अपनाया जाता है? टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। अब ये जो वैरायटी डेवलप हुई, जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाली, इनको हमने टेस्ट किया, इनको रिलीज़ किया और कमर्शियलाइज किया जाता है। देखिए, पहले तो इवैल्यूएशन किया जाएगा। इसमें इवैल्यूएशन में द न्यूली सेलेक्टेड प्योर लाइन्स, अब ये जो प्योर लाइन्स हमने सेलेक्ट की हैं न्यूली, दे आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स लाइक क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस एट्सेट्रा। तो ये जो प्योर लाइन की जो क्वालिटीज़ हमने न्यूली सेलेक्ट की हैं, इनको भी इवेल्युएट किया जाता है उनकी यील्ड के लिए और उनकी क्वालिटी वगैरह के लिए, उनकी डिजीज रेजिस्टेंस वगैरह को चेक करने के लिए कि किसमें किस हद तक कौन सी चीज़ मौजूद है। उसके बाद इवेल्यूएशन के बाद फिर टेस्टिंग इज डन बाय कल्टिवेटिंग द क्रॉप इन द फील्ड एट लीस्ट फॉर 3 ग्रोइंग सीजन्स, और कम से कम 3 ग्रोइंग सीजन्स के लिए ये जो क्रॉप है इसकी फील्ड में कल्टीवेशन के ज़रिए टेस्टिंग की जाती है। तो इस क्रॉप को फील्ड में ग्रो कराया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है कम से कम 3 ग्रोइंग सीजन्स तक, ताकि इसकी टेस्टिंग हम सेटिस्फैक्ट्री तरीके से कर सकें इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैविंग डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट्स अंडर आइडियल कंडीशंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। और इन 3 अलग अलग सीजन्स में जो क्रॉप हम कल्टीवेट करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं, ये भी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में कराया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में कराया जाता है देश के, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको देखने को मिले, और फर्टिलाइजर्स की आइडियल कंडीशंस के अंतर्गत, यानी फर्टिलाइजर्स की आइडियल कंडीशंस जो एक स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, जो आइडियल कंडीशंस होती हैं फर्टिलाइजर्स की, उनके अंतर्गत हम क्लाइमेट की अलग अलग कंडीशंस में हमारे देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में इनको कम से कम 3 ग्रोइंग सीजन्स तक कल्टीवेट करके देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। ठीक, ताकि सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन प्राप्त हो सके। देन दीज आर कंपेयर टू दी बेस्ट सुटेबल लोकल कल्टीवर एज ए रेफरेंस प्लांट। और फिर उस कल्टीवर जो हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है उसको फिर वहाँ के लोकल प्लांट के कल्टीवर के जो बेस्ट सुटेबल वैरायटी होती है उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है कि जो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में, उस पर्टिकुलर पार्ट में जो लोकल प्लांट ग्रो कर रहा है, जो लोकल प्लांट की वैरायटी ग्रो कर रही है, उससे ये जो वैरायटी हम ऑब्टेन कर रहे हैं ये बेटर है या उससे वर्स है। ठीक है, तो उस लोकल कल्टीवर के बेस्ट सुटेबल प्लांट के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है, जिसको कि हम एज ए रेफरेंस प्लांट लेके चलते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये जो
हम कल्टीवेशन कर रहे हैं ये वैरायटी किस तरीके की है, ये उससे अच्छी है या उससे ख़राब है। और फिर उसके बाद जब हम सुटेबल पाते हैं, जब हम बेटर पाते हैं तो रिलीज, देन सेलेक्ट प्लांट इज़ देन सर्टिफाइड। और फिर जब वो उससे बेहतर पाया जाता है, उससे ज़्यादा अच्छी वैरायटी से साबित हो जाती है, तो फिर ऐसे सेलेक्टेड प्लांट को सत्यापित कर दिया जाता है, सर्टिफाई कर दिया जाता है और कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए एक नई वैरायटी के रूप में रिलीज़ कर दिया जाता है मार्केट में, कंट्री में। तो गाइस ये तरीका है किस तरीके से हम इस प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस को कमर्शियली हम कंडक्ट करते हैं और कितने स्टेप्स को फॉलो करते हैं, राइट। सो आई थिंक this is all for today in this video, and till then take care of yours, study honestly, keep sharing videos and don't miss any of my videos. And in next topic we will be discussing plant breeding in some more other purposes. So till then, God bless you, thank you.